मुख्यमंत्री नीतीश की अध्यक्षता में 5 घंटे से भी अधिक चली आपदा समूह की बैठक में सभी मंत्री को सौंपी गई जिम्मेवारी। प्रभारी मंत्री लेंगे इलाकों का हाल। पिता की बरसी को लेकर चिराग ने बुलाया मतभेद, कई बड़े नेताओं को खुद दे रहे न्योता। लालू परिवार के साथ ही मांझी को भी किया निमंत्रित। संघ के कार्यकर्ताओं में जोश भरने गुरुवार को पटना आ रहे हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। संघ के कार्यक्रमों की करेंगे समीक्षा। 12 सूत्री मांगों को लेकर निगम कर्मियों का दूसरे दिन भी हड़ताल जारी। हड़ताल से शहरों में लगा कचरे का अंबार, जनता को हो रही परेशानी। जातीय जनगणना की झारखंड में उठी मांग को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ ही 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पीएम से करेगी मुलाकात। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। खबरों की शुरुआत करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को आपदा प्रबंधन विभाग की मैराथन बैठक की है। 12 बजे से मुख्यमंत्री सचिवालय संवाद में शुरू हुई बैठक शाम के 5:30 बजे तक चली। बैठक में आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी विभागों की मुख्यमंत्री ने समीक्षा की और सभी मंत्रियों को अपने प्रभार वाले जिले में जाने का निर्देश दिया है। इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को टास्क दिया है कि जिले में जाकर आपदा पीड़ितों को मदद मिल रही है या नहीं, इसकी समीक्षा करें और जो नुकसान हुआ है उसका भी आकलन करें। आपको बता दें कि 11 बजे से ही शुरू होने वाली बैठक को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह के निधन के कारण 1 घंटे विलंब से शुरू किया गया। तो इस बैठक में आपदा प्रबंधन विभाग के साथ वित्त विभाग, पथ निर्माण विभाग, ऊर्जा विभाग, ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, खाद्य आपूर्ति, कृषि सहित सभी विभाग के मंत्री और आला अधिकारी शामिल रहे। लोजपा सांसद चिराग पासवान और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बुधवार को राबड़ी आवास पर मुलाकात हुई। चिराग पासवान ने इस दौरान तेजस्वी से मुलाकात कर अपने पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की पहली पुण्यतिथि को लेकर आयोजित कार्यक्रम के लिए न्योता दिया है। चिराग पासवान की तरफ से यह कार्यक्रम 12 सितंबर को पटना के एसके-पुरी आवास पर आयोजित की जाएगी। इससे पहले चिराग ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी मुलाकात कर कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता उन्हें दे चुके हैं। आज यहाँ आने का कारण मैं स्पष्ट रूप से आप सबके सामने रख दूं। आप सब जानते हैं कि मेरे नेता, मेरे पिताजी के स्वर्गवास को लगभग साल होने को आ रहा। 8 अक्टूबर को उनका निधन हुआ था और हम लोग यहाँ जो परंपरा है 11वें-12वें महीने में हम लोग बरखी करते हैं और बरखी का कार्यक्रम आगामी 12 तारीख को आयोजित हो रहा है। और उस सिलसिले में मेरे पिताजी की खूबसूरती उनके व्यवहार की ये थी कि सत्ता पक्ष के हों, विपक्ष के हों, सबके साथ उनके व्यक्तिगत संबंध बहुत खूबसूरत रहे। और यहाँ पर तेजस्वी भाई, इनके परिवार से एक लंबा रिश्ता रहा है। आदरणीय लालू जी से मेरे नेता, मेरे पिताजी के संबंध बहुत ही खूबसूरत, एक साथी के तौर पर, एक सहयोगी के तौर पर, समकक्ष काम करने वाले सहयोगी के तौर पर एक लंबे समय से पारिवारिक संबंध रहे हैं। इस नाते मुझे लगता है मेरे नेता अगर आज जीवित होते तो कोई भी ऐसा आयोजन होता तो ज़रूर चाहते कि आदरणीय लालू जी, उनके परिवार के लोग उसमें ज़रूर सम्मिलित हों। उन्हीं का अंश हूँ, इसीलिए मैं भी उस परंपरा को निभाना चाहता हूँ। और आज तेजस्वी भाई से मुलाकात का कारण भी यही रहा कि मैं आया हूँ इनको आमंत्रित करने के लिए कि 12 तारीख को जो बरखी का कार्यक्रम रखा गया है उसमें ये आएँ। कल संभवतः दिल्ली में मेरी आदरणीय लालू जी से भी मुलाकात करूँगा। और जैसा मैंने कहा कि इसका एकमात्र लक्ष्य यही है कि जितने भी लोग जिन्होंने मेरे नेता के साथ कार्य किया है वो सब इस कार्यक्रम में श्रद्धांजलि उनको देने जरूर। जनता दल यूनाइटेड के संसदीय दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा बुधवार को बेगूसराय पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया। जगह जगह कार्यकर्ताओं ने अंगवस्त्र के साथ साथ पुष्प माला से उपेंद्र कुशवाहा का स्वागत किया। बाद में उन्होंने एक पीसी का आयोजन किया जिसमें कुशवाहा ने कहा कि वो पूरे बिहार की यात्रा पर निकले हैं और तकरीबन 12 जिलों की यात्रा खत्म हो चुकी है और इस यात्रा के दौरान संगठन को मजबूत करने की कोशिश की जाएगी। तो वहीं तेजस्वी और चिराग की मुलाकात पर तंज कसते हुए कुशवाहा ने कहा कि दोनों की मुलाकात से जदयू का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। बिहार की मजबूती के लिए, पार्टी की मजबूती के लिए जो कुछ भी करना होगा करेंगे।
हमारी कोशिश है, पूरी पार्टी का संकल्प है कि जनता दल यूनाइटेड को फिर से बिहार में नंबर 1 की पार्टी बनाया जा सके। तो इस दिशा में हमारी यह यात्रा एक बड़ी कोशिश है। इसी क्रम में हम आपके बीच आए हैं। अब मेरे पीछे कमर में चोट लगा है, सरकार काम भी कर रही है। आप तो खड़े ना आराम से। जहाँ भी कोई इस तरह की घटना होती है तो तत्परता पूर्वक कार्रवाई पुलिस प्रशासन के लोग भी करते हैं। और आप तो देख रहे हैं कि जनता दरबार के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी सीधे जनता से मुखातिब हैं। तो कोई इस तरह की बात वहाँ भी जाती है तो उस पर भी त्वरित कार्रवाई होती है। शासन प्रशासन का काम है त्वरित कार्रवाई करना। घटना होती है तो त्वरित कार्रवाई भी हो रही है। तो क्या दिक्कत है भाई, एनडीए तो पूरी एकजुटता के साथ काम कर रहा है, पूरी मजबूती के साथ बिहार में एनडीए है। लेकिन बयानबाजी शुरू हो गई है, भाजपा की ओर से लगातार आ रहे हैं, किसी की ओर से कुछ नहीं। बिहार में 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी गर्मियां तेज है। ऐसे में सभी पार्टियां चुनाव से पहले अपनी पैठ बनाने में जुटी है और इसी कड़ी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री और तारापुर से विधायक स्वर्गीय मेवालाल चौधरी के श्रद्धांजलि सभा में भाग लेने के लिए तारापुर जाने वाले हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री के आने की सूचना से तारापुर उपचुनाव की सरगर्मी एक बार फिर से बढ़ गई है। उपचुनाव को लेकर 1 महीने के अंदर आधा दर्जन मंत्रियों और 10 से अधिक बड़े जदयू के नेताओं का दौरा हो चुका है। और आपको बता दें, पूर्व मंत्री दिवंगत नेता जदयू के नेता मेवालाल चौधरी के श्रद्धांजलि सभा में तारापुर पहुंचेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सीएम उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के सर संघ चालक मोहन भागवत 1 दिवसीय दौरे पर पटना आ रहे हैं। इसकी जानकारी देते हुए संघ के उत्तर पूर्व क्षेत्र कार्यालय ने बताया कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत गुरुवार को पटना में होंगे और इस दौरान वो पटना में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के बाद झारखंड के लिए रवाना होंगे। तो वहीं पटना पहुंचने के बाद संघ कार्यालय विजय निकेतन में होने वाली कार्यकर्ताओं की बैठक में मोहन भागवत बिहार में चलाए जा रहे संघ के कार्यों की समीक्षा करेंगे। इस दौरान वे सेवा सदन के निर्माण कार्य की स्थिति की भी जानकारी लेंगे। साथ ही कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर संघ की तैयारियों की भी समीक्षा करेंगे। आपको बता दें कि मोहन भागवत इससे पहले फरवरी में पटना आए, तब उन्होंने पटना में एम्स के पास बनने वाले सेवा सदन का भूमि पूजन किया था। बिहार के दिग्गज नेता कांग्रेस के पूर्व विधायक दिवंगत नेता सदानंद सिंह का बुधवार को पटना के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। मूल रूप से भागलपुर जिले के रहने वाले 76 साल के सदानंद सिंह लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे और इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी। इसकी वजह से उनको इलाज के लिए पटना के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली। तो वहीं सदानंद सिंह के निधन पर सियासी गलियारे में शोक की लहर है। वहीं कांग्रेस नेता सदानंद सिंह के निधन के बाद उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए बिहार विधानसभा पहुंचा, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, शिक्षा मंत्री विजय चौधरी के साथ साथ तमाम नेता और मंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। सब लोग दुखी हैं। वो एक लोकप्रिय नेता रहे हैं, विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं, अपने पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं और विधानसभा में 9 बार सदस्य रहे हैं और सब लोगों से उनका संबंध और बातचीत सब रहता था। हम लोगों से भी बहुत पहले से उनसे एक संबंध रहा है और कोई उनकी उम्र भी ज़्यादा नहीं है। ऐसी परिस्थिति में कुछ बीमारी के कारण उनका निधन हो गया। लोग जब वो बीमार पड़े थे तो उनके लड़के से बातचीत भी हुई थी, फिर दिल्ली से लौट करके यहाँ पर आए थे, यहाँ उनका चल रहा था और आज अचानक उनका निधन हो गया। हम सब लोगों को बहुत दुख हुआ है। हमने तो लड़के से भी बातचीत की है और जो भी मैं समझता हूँ कि अपने बहुत ही लोकप्रिय रहे हैं
कोई किसी दल का हो, सब लोगों के मन में उनके प्रति एक श्रद्धा का भाव है और राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। हम सब लोग उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके प्रति आदर का भाव है। खबरें आगे और भी है, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए? और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू, गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत आपका DTV भारत में। बढ़ते हैं खबरों में आगे। एक तरफ बारिश, दूसरी तरफ बीमारी। थोड़ी सी सतर्कता हटने से बड़ा खतरा हो सकता है। ऐसे में बिहार में निगम कर्मी हड़ताल पर है। वो निगम कर्मी जो हमारे आसपास के इलाके को स्वच्छ रखते हैं, सड़क पर फेंके हुए कचरे को हटाते हैं, लेकिन अब उन्हीं निगम कर्मियों ने अपने काम को छोड़कर जनता को भी गंदगी में जीने को मजबूर कर दिया है। बिहार में एक नई बीमारी बच्चों के लिए खतरा बन रही है। ऐसे में शहर में बीचों बीच गंदगी से कई बीमारियों को न्योता दिया जा रहा है। बता दें कि 12 सूत्री मांगों को लेकर पटना नगर निगम कर्मचारियों ने हड़ताल किया है। कर्मचारियों की मांग है कि उनके समान काम के बदले समान वेतन दिया जाए, लेकिन सरकार उनकी नहीं सुन रही। सफाई कर्मी अपने 12 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। हड़ताल को लेकर कई दिनों से अगर हम शहर की बात करें तो गंदगी का अंबार भी देखने को मिल रहा है। वहीं अब अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर जिस तरीके से वो हड़ताल कर रहे हैं, हमारे साथ यहाँ पर कई हड़ताल कर्मी मौजूद हैं, सफाई कर्मी मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ पूरा मुद्दा है। आप हमें समझाइए कि आप लोग जो ये हड़ताल कर रहे हैं, क्या वजह है? हम लोग दैनिक कर्मचारी हैं, पटना नगर निगम का रीढ़ है। हम लोग का दो ही मांग है, समान काम का समान वेतन, नहीं तो अस्थायी किया जाए। दूसरा कोई मांग नहीं है। और जब तक ये मांग मिलेगा नहीं, जब तक हम निश्चित का हड़ताल पर रहेंगे और हड़ताल हम लोग का जारी रहेगा। यही हम लोग का मांग है, दूसरा कोई मांग नहीं है। मांगों को पूरी करने के लिए क्या कुछ आप लोगों की तरफ से कदम उठाया गया? अब तक आपने क्या किया जो प्रशासन की तरफ से या सरकार की तरफ से अभी तक कोई इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी? हम लोग अभी शांतिपूर्वक हड़ताल पे हैं, ना ही कहीं कुछ घटना हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि ताकि किसी को दिक्कत हो। लेकिन हमारा कहना सरकार से साफ है कि 9000 आज के दिन में किसी भी कर्मचारी का पेट भरने वाली बात नहीं है। और हम लोग चाहते हैं कि कोई ऐसा सरकार रास्ता निकाले जिससे कि हम लोग का आने वाला भविष्य सही हो। और बहुत से कर्मचारी ऐसा है कि जो 10 साल 12 साल 15 साल खट लिया, जिसका उम्र ख़त्म हो गया, अब वो कहाँ जाएगा? जब सरकार पद ही हटा दी कि आपका बहाली अब नहीं होगा, तो वो लोग कहाँ जाएगा? वो तो हत्या करने का काम कर रहा है। वो ऐसा अपराध कर रहा है
कि भगवान उसको भगवान अथी करेगा। इसलिए हम चाहते हैं सरकार से कि जो भी आदेश है तुरंत वापस लें और सारा कर्मचारी का जो मांग है उस पर ध्यान दें। अच्छा ये बताइए, प्रशासन की तरफ से अभी तक इस पर क्या रुख दिखाया गया है जिसके बाद आप लोग को हड़ताल करना पड़ा? प्रशासन की तरफ से रुख दिखाया गया है कि हम लोग का जो पद था वो 2018 6 मंथ में उसको हटा दें। प्रशासन की तरफ से हम लोग के साथ खेल खेला गया है। चूँकि कोरोना काल में हम लोग अपने जान को दांव पर लगाकर फील्ड में वर्क किए। जिस वक्त सारे पटना के नागरिक घर में रहते थे उस वक्त हम लोगों ने अपना जान पर खेल के कार्य को अंजाम दिया, उस चीज़ को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाया। उसके बावजूद ये लोग क्या मतलब नगर विकास आवास विभाग कहिए या फिर नगर निगम का प्रशासन कहिए, ग्रुप डी का काम बंद कर दिया, पद समाप्त कर दिया। ग्रुप डी का पद खत्म हो गया जिसमें हम लोग दलित आते हैं, जो सबसे कमजोर वर्ग के आदमी है 75% है। जब पद ही नहीं रहेगा, सरकार आरक्षण ही नहीं दे रही है तो वो कहाँ से कार्य करेगा? कम से कम कोरोना काल में पटना को संभालने वाला अगर कोई है तो नगर निगम और जलापूर्ति का कर्मचारी, नगर निगम और जलापूर्ति का कर्मचारी। अगर कोरोना काल में पटना नगर निगम और जलापूर्ति का कर्मचारी नहीं रहता तो ये पटना के लोग रोड पर आ जाते, सड़क पे। अच्छा एक और सवाल है आप लोगों से, कितने दिनों तक ये आप जारी रखने वाले हैं? आगे आप लोगों का क्या? अनिश्चितकालीन हड़ताल है। कहा नहीं जा सकता कि कितनों दिन तक हड़ताल चलेगा। गोपालगंज में अपराधियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। दिन दहाड़े एक स्वर्ण व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी। 4 की संख्या में आए बाइक सवार बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। वारदात के बाद से इलाके में हड़कंप मचा है। मृत स्वर्ण व्यवसायी बिहार के सिवान जिले का रहने वाला था, जो किराए के मकान में रहकर अपनी दुकान चलाता था। आज शाम 5 बजे 2 मोटरसाइकिल से 4 अपराधकर्मी आए और IIT मोड़ के पास भीम यादव को, जिनका ज्वेलरी का दुकान है, गोली मारकर फरार। हम लोग अपराधी का पता लगा रहे हैं, जल्द उन्हें पकड़। आज शाम 5 बजे समस्तीपुर शहर में जाम की समस्या नासूर बन गई है। हर रोज शहर की सड़कों पर लोग जाम से कराहते रहते हैं, गाड़ियां रेंगती रहती हैं। शहर के मुख्य सड़क सहित आसपास के सभी सड़कों पर यातायात व्यवस्था भी चरमरा रही है। ओवरब्रिज, बूढ़ी गंडक नदी के साथ साथ रेलवे पैदल थानेश्वर मंदिर पुल पर भी दिन भर जाम लगा रहा। वाहनों की बात करें तो दूर पुल और सड़क से पैदल निकलना काफी मुश्किल था। कोरोना संक्रमण के साथ ही बिहार और उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली में NCR के इलाकों में बच्चों में वायरल बुखार के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालात ऐसे हो गए कि राजधानी के सभी बड़े अस्पतालों में बच्चों के इलाज के लिए बेड ही खाली नहीं। पटना के PMCH, NMCH, IGIMS और एम्स में भी बच्चों के लिए मौजूद बेड फुल होने के कगार पर है। यहां NMCH में बच्चा वार्ड, नीकू, पीकू और जनरल वार्ड मिलाकर कुल 84 बेड है, लेकिन अचानक मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी के कारण वार्ड में कुल 87 बच्चे एडमिट हैं, जिसके कारण एक बेड पर 2-2 बच्चों को रखा जा रहा है। अस्पताल की स्थिति को देख बच्चों के परिजन भी काफी परेशान हैं। पाया जा रहा है और अधिक बच्चे बीमार हो रहे हैं। ऐसे में NMCH में क्या व्यवस्था की गई है और क्या किस किस तरह का जो है यहाँ बच्चे का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है? यहाँ बेड उन्हें नहीं मिल रहा है, ऐसी बात सामने आई है। वैसे हमारे यहाँ भी 84 बेड्स हैं बच्चों के लिए, जिसमें कि अभी 87 बच्चे भर्ती हैं। 3 बेड पर 2-2 बच्चे भर्ती हैं और जो हमारे अस्पताल में 761 बेड हैं अभी नॉन कोविड, और उसमें हमारा 836 लोग अभी भर्ती हैं। तो इस तरह से देखा जाए कि हम लोगों ने कई बेड पर 2-2 मरीजों को रखा है और कई मरीजों को एक एक्स्ट्रा बेड कहीं से इंतजाम करके लगाया है। कई मरीजों को गद्दा जो है फर्श पर रख के। और दरभंगा एम्स का सांकेतिक शिलान्यास कार्यक्रम स्थगित हो गया। जिला प्रशासन की ओर से अनुमति नहीं मिलने के कारण इसको रद्द कर दिया गया है। हजारों की तादाद में उपस्थित MSU के कार्यकर्ताओं ने आंदोलन कर अपना विरोध जताया। उसके बाद दरभंगा के DM डॉक्टर त्यागराजन SM से मिलकर अपना विरोध पत्र भी सौंपा। सभा को संबोधित करते हुए गोपाल चौधरी ने कहा कि प्रशासन द्वारा निषेधाज्ञा लगाकर आंदोलन को कमजोर किया गया है, लेकिन हम लोग पुनः गांव-गांव जाकर जनता को जागरूक करके बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे। तो आपको मालूम होगा कि DM कार्यालय से परमिशन नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि अगर हम शिलान्यास करेंगे तो FIR होगा, आप लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। हम लोगों ने ये कहा कि आपने हमें यहाँ तक अनुमति नहीं दिया है शिलान्यास करने की, लेकिन हम लोग अब मिथिला के गाँव-गाँव में जाएंगे और गाँव-गाँव में शिलान्यास कराएंगे। कहाँ तक
तक हमें रोकेंगे। आपने यहाँ रोका है, हम रुक गए क्योंकि हम गांधी। अब किसानों के खेत से सीधा सरकारी दरों पर सहकारी समिति द्वारा सब्जी खरीदा जाएगा। किसानों को औने पौने दामों में सब्जी बेचने वाले किसान पीवीसीएस से निबंधित होकर उचित मूल्य पर सब्जी बेचेंगे। इसके लिए बसंतपुर प्रखंड के रतनपुर पंचायत में बसंतपुर प्रखंड प्राथमिक सब्जी का उत्पादक सहकारिता समिति लिमिटेड का विधिवत शुभारंभ कर दिया गया है। पीवीसीएस अध्यक्ष बसंतपुर प्रशांत कुमार, वेस्ट फील्ड नोडल पदाधिकारी सुपौल राहुल कुमार, प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी ने मिलकर इसकी शुभारंभ किया है। के कार्यक्रम के बारे में बसंतपुर प्रखंड अंतर्गत प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति का आज संग्रहण केंद्र का उद्घाटन किया गया है और इसका अर्थ हुआ कि किसान बंधु अपने सब्जी को इस यहाँ संग्रहण केंद्र पहुँचा देंगे और उसको हम लोग अपने सुविधानुसार को बाहर भेजेंगे। समस्तीपुर के राजकीय कन्या उच्च विद्यालय कल्याणपुर में छात्राओं ने स्कूल परिसर में शिक्षक और अन्य मांगों को लेकर भूख हड़ताल किया है। छात्राओं का कहना है कि 4 सालों से शिक्षक के अभाव में पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही। इसको लेकर प्रिंसिपल को हमने कई बार शिकायत की है, पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जिले से कोई भी पदाधिकारी आते हैं तो सिर्फ आश्वासन देकर चले जाते हैं। बोला जाता है जो अब आएंगे टीचर, अब आएंगे, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ जो टीचर आए हैं। जो भी आते हैं वो भी चल जाते हैं। हम लोग को पढ़ने हम लोग आए, ना कि यहाँ पे खाने और सोने के लिए आए हैं। क्या नाम है? नालंदा जिले के बिहार शरीफ में तीज को लेकर बाजारों में चहल पहल बढ़ गई है। ऐसे में महिलाएं 16 श्रृंगार के सामानों की खरीदारी में जुट गई हैं। इसको लेकर शहर के आलमगंज, चौक बाजार, भराव समेत सभी इलाकों में महिलाएं अपने मनपसंद के सामानों की खरीदारी में व्यस्त दिखी। वहीं भरावपुर स्थित शगुन श्रृंगार के संचालक सुधांशु का कहना है कि कोरोना के बाद पहली बार तीज में रौनक लौटी है, मगर खरीदारों में वो जोश नहीं दिख रहा जो पूर्व में हुआ करती थी। चलिए बढ़ते हैं झारखंड की तरफ। जातिगत जनगणना को लेकर गरमाई बिहार की सियासत के बाद अब झारखंड की राजनीति भी उसी दिशा में बढ़ रही है। अब झारखंड से सर्वदलीय प्रतिनिधि प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। इसके लिए 12 से 20 सितंबर के बीच पीएम मोदी से मुलाकात का वक्त मांगा गया है। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन सदन में की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जातिगत जनगणना और पिछड़ों के आरक्षण पर हमारी सरकार ने सकारात्मक कदम बढ़ाया है। सीएम के मुताबिक प्रतिनिधिमंडल में 9 सदस्य शामिल रहेंगे। झारखंड विधानसभा में मंगलवार को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ पूर्व मंत्री रह चुके राज्य के वर्तमान विधायक सीपी सिंह द्वारा किए गए अमर्यादित टिप्पणी के विरोध में जमशेदपुर ऑटो चालकों में आक्रोश देखा गया। बुधवार को जमशेदपुर ऑटो चालक संघ की ओर से साक्षी बिरसा चौक गोल चक्कर के पास विधायक सीपी सिंह का पुतला फूंकते हुए जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान ऑटो चालकों ने विधायक सीपी सिंह से तत्काल मंत्री बन्ना गुप्ता से माफी मांगने की मांग की है। नमाज कक्ष को लेकर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे बीजेपी नेताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इसके बाद वह भगदड़ मच गई। लाठीचार्ज उस वक्त हुआ जब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विधानसभा के बाहर जगन्नाथ मंदिर के पीछे बने दूसरी बैरिकेडिंग को भी तोड़ दिया। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज करने के बाद वाटर कैनन से पानी की बौछार भी की। 5 लाख 1 साल के अंदर नौकरी देंगे, अन्यथा कुर्सी छोड़ देंगे। 2.25 साल ये बर्बरता। दूसरी बार झारखंड के अंदर लोकतंत्र सर्वसार हुआ। अब हम तो यहीं बैठेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक वहां वो तुष्टीकरण नीति के तहत जो कमरा अलॉट किया गया है उसको वापस नहीं किया, रोल बैक नहीं किया, हम यहीं बैठेंगे। नहीं तो सोमवार को हमको जलाभिषेक करने का वहां अवसर प्रदान करें, वहां शिवलिंग की स्थापना करें, वहां मंगलवार को हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करो, हम आरती करेंगे। बुधवार को गणेश जी की आरती करेंगे, बृहस्पतिवार को बगलामुखी आरती करेंगे, शुक्रवार को हम संतोषी माता की, और शनिवार कहीं चढ़ गया तो कुर्सी चली जाएगी। इसलिए शनि भगवान को वहां हम तेल भी चढ़ाएंगे और रविवार को हमारा सूर्य भगवान सूर्य देवता का। सरायकेला के चक्रधरपुर रेल मंडल के डीआरएम विजय साहू और उनकी पूरी टीम विशेष सैलून से बिहार स्पंज पावर लिमिटेड के रेलवे साइडिंग का निरीक्षण किया। 40 मिनट के वक्त में उन्होंने पूरी तरह रेलवे ट्रैक इत्यादि सभी चीजों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश भी दिया है। बिहार स्पंज पावर लिमिटेड के रेलवे साइडिंग के वरीय महाप्रबंधक राकेश जैन ने बताया कि 0 लेवल से ट्रैक और साइडिंग का काम किया गया है। कंपनी द्वारा
लगभग 20 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। पहली बार प्राइवेट रेल साइडिंग में 25 टन की क्षमता वाला ट्रैक बिछाया गया। लगभग ट्रैक की लंबाई 4.2 किलोमीटर है। बिहार स्पंज कंपनी 2013 से बंद पड़ी थी, इसे फिर से चालू किया जा रहा है। टाइल साइडिंग रीओपन हो रही है और इसके लिए इसका पूरा रेनोवेशन किया गया है। नए स्लीपर और पूरा ट्रैक सिग्नलिंग सिस्टम, OHE सिस्टम, ये सारा किया गया है। तो मैं इसको इसी पर्पज से देखने आया हूँ कि इसमें जल्दी से जल्दी आगे लोडिंग शुरू हो जाए। देख लेते हैं, अभी सारी ट्रेनें ही रीइंट्रोड्यूस हो रही हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मोरलेस सभी दिशाओं में एक एक ट्रेन तो मिनिमम अभी चल ही रही है। बाकी इस ट्रेन के बारे में सीनियर DCM साहब आपको ब्रीफ कर देंगे। फिलहाल खबरों के सफर में आया इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।